तो आज हम नीट उम्मीद बैच जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उस पेपर का हम वीडियो सोल्यूशन देखेंगे, है ना। आप देख सकते हैं 3 तारीख को ये पेपर हुआ था। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो सोल्यूशन। तो देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate। और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, वो लिख रहे हैं इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड। तो देखते हैं, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा वो देखते हैं। तो रिएक्शन किसके किसके बीच में है, तो रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में। सोडियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन है। तो इसमें आप देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट Ag प्लस और NO3 माइनस और NaCl में Na प्लस और Cl माइनस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, AgCl प्लस NaNO3, ये रिएक्शन होगा सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का। देख सकते हैं Ag प्लस Cl माइनस के साथ मिलके क्या बना लेगा, AgCl, और बाकी Na प्लस और ये मिलके बना लेगा Na प्लस प्लस NO3 माइनस। अब लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है, तो हम जानते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है। फ्रॉम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या लिखेंगे, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट अब यहां हम देख सकते हैं रिएक्टेंट के नाम पे सिल्वर नाइट्रेट और NaCl है हमारे पास। तो सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास, वो आपसे पूछ रहा है हाउ मच मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो इसको x मान लेते हैं। प्लस सोडियम क्लोराइड कितना है 5.85 ग्राम, ये हो गया टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट में सिल्वर क्लोराइड कितना ग्राम है, तो ये दिया है 14.35 प्लस प्रोडक्ट में सोडियम नाइट्रेट कितना है 8.5 ग्राम। यहां से आप बड़ी आसानी से x सॉल्व कर ले सकते हैं। x सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और जब आप इस x को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 17 ग्राम। आंसर हो जाएगा हमारा C।
आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, आप इसमें देख सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है क्या। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो उसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड होता है और जो दूसरा एलिमेंट है जिसका मास वेरी करेगा वो सिंपल रेशियो में होता है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं, यहां पे आप देखो PH3HCl, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल नहीं है। आप ये देखो सेकेंड ऑप्शन एक बार, PbO और PbO2, इसमें आप देख सकते हैं एक है आपका PbO और दूसरा है PbO2। आप देखो इसमें लेड दोनों में है, ये दो कंपाउंड्स हैं और ये बना कैसे है, लेड और ऑक्सीजन के मिलने से। तो लेड और ऑक्सीजन मिल रहा है तो दो कंपाउंड बन रहा है PbO और PbO2। यहां Pb एक है, यहां भी Pb एक है, तो आप देख सकते हैं Pb का मास क्या है, दोनों कंपाउंड में फिक्स्ड है। अब ऑक्सीजन के मास की बात करें तो यहां ऑक्सीजन है 16 और यहां ऑक्सीजन है 32। अगर रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हैं ये सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। तो हम देख सकते हैं ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आंसर होगा सेकंड। और भी आप ऑप्शन देख सकते हैं बट यहां भी नहीं हमें दिख रहा है कुछ। सल्फर का मास फिक्स्ड है बट यहां H2 है और यहां ऑक्सीजन है, तो ये सिंपल रेशियो नहीं है। यहां भी देखो कॉपर तो दोनों में है लेकिन एक ये 71 हो जाएगा और ये 96, ये भी मल्टीपल रेशियो नहीं है, मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहा। तो आंसर होगा बी, PbO PbO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 10Tp 1 liter of O2 reacts with 3 liter of carbon monoxide, what will be the volume of CO and CO2 after the reaction। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और ये क्या बना रहा है, CO2। इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो बैलेंस करने पे हमें क्या मिलेगा बताएं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हाफ O2, ये हो जाएगा हाफ O2। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट की बात करें तो ये 1 है और ये हाफ है, ये 1 मोल है और ये आधा मोल है। अच्छा एक और बात, रिएक्शन NTP पे है तो एक गैस का इक्वेशन होता है PV, दिस इज इक्वल टू nRT। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, सबके लिए सेम है, R कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल के। यानी हम यहां कह सकते हैं क्या कि इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है इसके हाफ मोल से, या इसी को कह सकते हैं 1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है इसके हाफ वॉल्यूम से।
1 मोल हाफ मोल से 1 वॉल्यूम हाफ वॉल्यूम से, या कह सकते 1 लीटर इसके आधे लीटर से रिएक्ट करेगा। अब आप देखो यहाँ क्या है क्वेश्चन, 1 लीटर रिएक्ट्स विथ 3 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हाफ लीटर ऑक्सीजन 1 लीटर CO से रिएक्ट कर रहा है, जबकि यहां क्या कह रहा है 1 लीटर 3 लीटर से। तो मुझे बताइए, सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्या करेंगे तो हाफ लीटर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 1 लीटर से, 1 लीटर CO से, ठीक है। तो हाफ लीटर अगर 1 लीटर CO से करेगा तो 1 लीटर कितने से करेगा बता दें, डबल कर देंगे उसको। तो 1 लीटर करेगा, 1 लीटर कितने से करेगा 2 लीटर से, 1 लीटर करेगा 2 लीटर CO से। ये यूनिटरी मेथड से हम कर सकते। तो मुझे बताइए यहाँ पे आपने लिया कितना लीटर CO है 3 लीटर, जबकि रिएक्शन में 2 ही लीटर पार्टिसिपेट करेगा। मतलब क्या कि 3 में से 2 ही लीटर पार्टिसिपेट करेगा, तो 1 लीटर CO का बचा रह जाएगा, 1 लीटर CO का बचा रह जाएगा। अब 1 लीटर हमारे पास ऑप्शन में यहाँ है, A में है, यहाँ नहीं है, और कहाँ 1 लीटर CO और D में है, यानी आंसर या तो A है या तो D है। तो अब CO2 को भी चेक कर ले। अब यहाँ आप देखिए इसका कितना मोल है, कितना लीटर लिया हमने 1 लीटर ऑक्सीजन। आप देखो आधा लीटर ऑक्सीजन से 1 लीटर CO2 बनेगा, आधा लीटर से 1 लीटर मतलब डबल। तो इसके 1 लीटर से CO2 कितना बनेगा 2 लीटर बनेगा। आधा लीटर से 1 लीटर, तो इसके 1 लीटर से कितना बनेगा 2 लीटर। तो 1 लीटर CO रहेगा रिएक्शन के अंत में और 2 लीटर CO2 रहेगा। 1 लीटर CO और 2 लीटर CO2। अब ऑप्शन आप चेक कर लो, 2 लीटर CO2 और 1 लीटर CO। आई थिंक आंसर होगा D। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आयरन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe3O4 विथ CO अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। आपके सामने एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। हाउ मेनी kg ऑफ Fe3O4 शुड बी हीटेड विथ CO टू गेट 3 kg ऑफ आयरन। ये ऑप्शन है हमारे सामने। तो पहले इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं अलग से। तो ये है Fe3O4 प्लस 4CO, ये क्या देगा, ये देगा 3Fe प्लस 4CO2। इक्वेशन बैलेंस्ड है। यहां से हम देख सकते हैं इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 4। इसको हम कह सकते हैं इसके 1 मोल से इसका कितना मोल मिल रहा है 4 मोल। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कितने kg से हीटेड विथ CO टू गेट 3 kg ऑफ आयरन। और इसका कितना मोल, इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट 4 है। तो ये कितना मोल मिल रहा है 3 मोल। तो हमें बस Fe3O4 पे ध्यान देना है और किस पे ध्यान देना है, आयरन पे, क्योंकि हमें इनमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो रिलेशन क्या बनेगा बता सकते हैं यहाँ पे, 1 मोल Fe3O4 से कितना मोल मिल रहा है आयरन का 3 मोल। अब आयरन का एटॉमिक मास शायद पता होगा 56 होता है। अब 1 मोल Fe3O4 को अगर हम ग्राम में बदले तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 56 इंटू 3, तो 8 1 168 और ये हो जाएगा 64। तो ये जोड़ देंगे 2 1 6 6 12 1 13 3
साथ में एक एक 232, तो 1 मोल Fe3O4 हो जाएगा 232 ग्राम, और 3 मोल आयरन का मतलब 3 इंटू 56 ग्राम, है ना। सामने आपकी इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, रिलेशन भी लिखा हुआ है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 232 ग्राम Fe3O4 से हमें मिल रहा है 3 इंटू 56 यानी 168 ग्राम ऑफ आयरन। हमें आयरन चाहिए कितना, 3 kg आयरन चाहिए, तो निकाल लेते, यूनिटरी मेथड से कर ले। तो 3 इंटू 56 ग्राम Fe हमें मिल रहा है कितने से, 232 ग्राम Fe3O4। तो इतना ग्राम Fe मिल रहा है 232 ग्राम से। तो कितना ग्राम पूछ रहा है हमसे, किलोग्राम पूछ रहा है, कोई बात नहीं, तो 3 kg। अब 3 kg मिलेगा आयरन हमें कितने से, तो 232 ग्राम बटा 3 इंटू 56 ग्राम इंटू क्या कर देंगे 3 kg। अच्छा, यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देखो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर किस में आएगा, kg में। जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 kg आयरन हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.14 kg, दैट इज सेकंड ऑप्शन। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर डिफाइनिंग एटॉमिक मास। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन 12। इसी को हम रेफरेंस मानते हैं 1 AMU को भी डिफाइन करने में, है ना। तो आंसर होगा कार्बन 12। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव लीस्ट वॉल्यूम इफ 10 ग्राम ऑफ ईच गैस इज टेकन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब पूछ रहा है किसका वॉल्यूम लीस्ट होगा। सबका 10 ग्राम है, जितने भी ऑप्शन में गैसेस हैं सबका मास 10 ग्राम है और सबके लिए टेम्परेचर प्रेशर सेम है। तो पहले गैस इक्वेशन जानते हैं हम लोग। क्या है गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT लिख सकते हैं ऐसे। और यहां पे आप देखो मोल को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो वेट इन ग्राम बटा मॉलिक्यूलर वेट। RT ये हो जाएगा PV लिख सकते हैं ऐसे हम लोग। अब यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट, R जो है नाम में ही कांस्टेंट है। और देखिए सबका वेट 10 ग्राम, मतलब वेट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम उसका वॉल्यूम ज्यादा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, लीस्ट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कम कब होगा, जब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। अब आप ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा किसका है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 44 ग्राम, ये आएगा 28 ग्राम, ये आएगा 16 ग्राम, और ये आएगा क्लोरीन होता है 35.5 ग्राम, और उसमें एक H है।
अब देख सकते हैं सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, CO2 का, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ NH3 इज। मोल कॉन्सेप्ट का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको अमोनिया मॉलिक्यूल का क्या दिया है, मास दिया है। तो जब भी मास दे तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स होता क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये 34 हो गया डिवाइडेड बाय 17, तो मोल्स कितना आ गया, 2। अब यहां से हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, तो एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स, तो 2 मोल में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 Na मॉलिक्यूल्स। Na मॉलिक्यूल्स। अब आप देख सकते हो अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, तो एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का, तो टोटल 4 एटम्स हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं तो 2Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे, तो 4 2 जा 8 Na एटम्स, ये होगा। हाँ, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम, तो 2Na मॉलिक्यूल्स में 2Na इंटू 4 यानी 8Na एटम्स। अब यहां पे आप देखो ऑप्शन आपके पास Na के टर्म्स में नहीं है, तो Na का वैल्यू रख लेते हैं। Na कितना होता है, 6.02 है ना, आप उसको 6 मान लें। अब ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं, तो 8 इंटू 6 मान के करो, 6 इंटू 10 टू दी पावर 23, तो ये 48 इंटू 10 टू दी पावर 23 हो जाएगा। डी ऑप्शन, 57 का डी ऑप्शन आंसर है। कोई दिक्कत है, इजी क्वेश्चन था, बस आपको मास को किस में बदलना था, मोल में, और फिर यूनिटरी मेथड लगाना था। एटम्स पूछ रहे हैं तो पहले मोल निकाल के मॉलिक्यूल निकाल लेंगे और मॉलिक्यूल से एटम निकाल लेंगे। कल को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछेगा तो फिर एटम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ CO2 विच कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर कंटेन्ड इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि O लिखें कि O2। तो ऑक्सीजन की बात करें तो नेचर में ऑक्सीजन कैसे मिलता है, O2 के फॉर्म में, तो एक्चुअल में ये O2 है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे कि 40 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके लिए पहले मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम यहाँ निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए पहले तो देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए हमें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो पहले मोल निकाल लेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, तो ये होगा 40 बटा 16 नहीं 32, क्योंकि O2 लेना है हमें। ये मोल आ गया और मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से, तो ये आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूल। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, ये 5 8 जा 40 और ये 4, तो ये आ जाएगा कितना 5 Na/4, ये आ गया मॉलिक्यूल। अब इतना ही मॉलिक्यूल पूछ रहा है कितने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। तो ठीक है निकालते हैं। 5 Na/4 मॉलिक्यूल्स का एक तरह से हम कह सकते हैं CO2 का मास क्या होगा। मॉलिक्यूल्स इतने ही होने चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के भी। तो अगर हम यहां देखें तो Na मॉलिक्यूल्स
Na molecules of CO2 का भार क्या होगा? Na मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल CO2, और 1 मोल CO2 का भार क्या होता है? 44 ग्राम। अब यहां से हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे। तो Na मॉलिक्यूल्स का 44 ग्राम भार है, तो 5Na/4 मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मास बताओ CO2 का जिसमें उतना ही मॉलिक्यूल्स हैं जितना 40 ग्राम ऑक्सीजन में, और 40 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? यहां पे चाहे तो लिख लें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 5Na/4। तो इसका मास क्या होगा बता देना है। तो Na का 44 है, तो एक का कितना हो जाएगा? 44/Na। तो हमसे कितने का पूछ रहे हैं? 5Na/4 का। तो ये हो जाएगा 44/Na इंटू 5Na/4। अब आप देख लो, Na से Na कैंसिल, 4 से ये 11 आ गया, ये आ गया हमारा कितना? 11 इंटू 5, दिस इज 55 ग्राम। आंसर इज 55 ग्राम। देख लीजिए, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O2। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O2। आपसे पूछ रहा हूं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक रिलेशन होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है CH2O2। अब ये n क्या होता है? तो n होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब आप सेट करके देख लो। अब अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O2 है तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मिल जाएगा। ऑप्शन में है ही नहीं। 2 रख के देखते हैं। 2 रखेंगे तो C2H4O4, C2H4O4, C2H4O4 ये मिलेगा हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब यहाँ n का वैल्यू क्या है? 2 है। बाकी आप कुछ भी रखेंगे, n हमेशा 1 2 3 4 होता है। ठीक है, तो आंसर होगा C। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव्स इतना कार्बन परसेंटेज है, हाइड्रोजन और रिमेनिंग ऑक्सीजन है बाय मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का एक पूरा पैटर्न है। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, और कार्बन हाइड्रोजन, और बाकी क्या है? ऑक्सीजन है। तो कार्बन का परसेंटेज उन्होंने दिया है आपको 54.2, ये दिया है 9.2, और जो रिमेनिंग होगा वो ऑक्सीजन होगा। ठीक है, बाकी आप 100 से कैलकुलेट कर ले सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? तो ये 2 2 4, और ये हो जाएगा 63.4, और इसको 100 में से माइनस कर लेंगे तो वहां से आ जाएगा हमारा 63.4 है, तो 0.6 इधर कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 64, और 64 और उधर 6
70, 36, 36.6 समथिंग आएगा आपको, ये 36.6 ये आ जाएगा। रेस्ट की जगह चाहे तो आप लिख लेंगे क्या, 36.6। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, ये मास परसेंटेज है। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे पहले, तो यहां से हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ नहीं बोलेंगे, मोल रेशियो बोलेंगे। मोल रेशियो क्या होगा, मोल रेशियो तो ये होगा 54.2/12, ये हो जाएगा 9 पॉइंट, एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है 1, और ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36.6 बाई में 16। ये मोल रेशियो आएगा, इसी को हम मोल रेशियो को ही क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेशियो। यही क्या है, एटॉमिक रेशियो। ठीक है, पूरा पैटर्न है, आप उसको फॉलो करेंगे। इसके बाद जो आएगा एटॉमिक रेशियो कैसे, तो मोल रेशियो, इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एटम का रेशियो आ जाएगा। और एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, फाइनली थोड़ा कैलकुलेशन है, तो वो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेट करके बता दूं, तो ये 54.2/12 ये आएगा आपका, ये आएगा 4.5, ये आ रहा है 4.5, ये आ रहा है 9.2, और ये आएगा 36.6 है, 36.6 डिवाइडेड बाई 16, ये आएगा 2.2, ये कितना आ रहा है 2.2। अब इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में पहले बदल दें, इसको डिवाइड कर देंगे, ये 2.2 छोटे वैल्यू से और ये 2.2 से, तो आप देख सकते हैं यहां से सॉल्व करके वो बदल जाएगा किस में, सिंपलेस्ट रेशियो में। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे आएगा, तो देखें 4.5 डिवाइडेड बाई 2.2, ये आता है 2.04, ये आ रहा है 2.04 इज टू, ये 9.2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2.2, ये आएगा 4.18, और ये आएगा 1। अब 2.04 लगभग 2 है, ये 4.14 यानी 241, ये आ रहा है सिंपलेस्ट रेशियो। 2.04 को हम 2 ले सकते हैं, 4.18 को 4 ले लें, और 1 तो है ये, यानी 2:4:1, डी ऑप्शन आंसर होगा, डी। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन इतना ग्राम वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन इज। हमसे मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का पूछ रहा है। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन, ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसका होगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर। हाँ, जिसका भी मोल फ्रैक्शन बताना होता है उसका मोल बटा टोटल मोल। और यहां देख सकते हैं एक कंपोनेंट ग्लूकोज है और दूसरा वाटर है, और मोल निकालना आप जानते हो, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना है ग्लूकोज, 2.82,
इसका मॉलिक्यूलर वेट जब आप ग्लूकोज का निकालेंगे तो ये आएगा 180। वैसे ही यहाँ पे देखें 2.82 180 प्लस वाटर कितना है 30/18। तो ये केमिस्ट्री है नहीं, कैलकुलेशन करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आता है 0.01। आंसर होगा ए। अब करके देख लेना, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोड ऑफ कंसेंट्रेशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। तो इसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि जिस भी कंसेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम दिख जाए वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब मोलैरिटी, तो मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। मोलैलिटी में कहीं कोई वॉल्यूम नहीं होता। मोलैलिटी में सॉल्यूट का मोल लेते हैं और सॉल्वेंट का वेट लेते हैं। इसका आंसर होगा, कह रहा है डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो, तो जिसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं हुआ। तो मोलैलिटी हम कह सकते हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे टेस्ट का फिजिकल का पोर्शन था जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। अब आ रहे हैं हम ऑर्गेनिक पोर्शन पे, और ऑर्गेनिक में जो टॉपिक था हमारा टेस्ट का वो था IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दो कॉलम्स हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। मैच करना है कॉलम को। अब ये जो आप देख रहे हो इस तरफ, ये एक स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का और इधर दूसरा स्ट्रक्चर है, मैच करना है हमें। तो आप देख सकते हैं पहला अगर ए को हम मैच करें CN सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CN, देखो तो इसमें से कौन किससे मैच कर रहा है। तो आप देखो थर्ड, देखो इधर CN फिर CHOH CN, मतलब ए का क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, बी क्या है, तो बी में आप देखिए क्या है। अगर हम बात करें, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। लॉन्गेस्ट चेन अगर ढूंढे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन है। अब इसमें आप देखो कहीं 4 कार्बन का चेन दिख रहा है, हाँ इधर दिख रहा है सर, 1 2 3 4, इधर जाइए 4 का ही मिल रहा है। और बाकी आप देखो इधर एक मिथाइल लगा है, हाँ एक मिथाइल है, एक H रहेगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो मतलब बी का क्या होगा, बी का हो जाएगा 4, बी का होगा 4। सी में क्या है, सी आप देख सकते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन है। कार्बन का नंबर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का स्ट्रेट चेन है। अब यहां देखो आप, एक कार्बन 6 एक 7 और एक 8, यानी सी क्या हो जाएगा, तो सी होगा 1। तो मैच कर लेते हैं। बाकी जो बचा वो डी है, डी कौन सा होगा 2। अब देखो आप A3B4 A3B4, इसमें तो ये तो होगा ही नहीं, बी तो वैसे भी नहीं होना, ए भी नहीं होना, A3B4, इसमें A2 है, A3B4 C1 D2, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम कंपेयर करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट करेक्टली, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग करेक्टली ढूंढते रहते हैं, नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स IUPAC नेम। अब ऑप्शन ए है CH3 CH2 CH2 COO CH2 CH3। एक्चुअल में ये एक ईस्टर है, ये एक ईस्टर है। ईस्टर होता क्या है, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R।
और इधर कुछ जुड़ा होता है, इसको ईस्टर बोलते हैं। तो यहां वो चीज दिख रहा है, COORR की जगह यहां क्या है, एथाइल है। तो किसी भी ईस्टर का जो नाम लिखते हैं उसके नाम में क्या होता है, एल्काइल डैश OH। और एल्काइल हमेशा किसको बोलते हैं, जो O से लगा है। तो यहाँ O से कौन लगा है, एथाइल लगा है, तो एथाइल। बाकी कार्बन आप काउंट कर लो, यहां से नंबरिंग शुरू होगा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, तो ब्यूट NO8 एल्काइल डैश OH होता है। तो ये नाम तो सही है, हमसे पूछ रहा है गलत कौन है, ये नाम सही है। इसमें देखें अगर हम, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप CHO है, मतलब ये एक एल्डिहाइड है, तो सफिक्स अल लगेगा, अल लगा है यहाँ पे। नंबरिंग करें अगर, तो यहां से देख सकते हैं, यहीं से नंबरिंग शुरू होगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। 3 नंबर पे मिथाइल है, 4 कार्बन का मेन चेन है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ये नाम भी क्या है, सही है। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे ये कीटोन है, कीटोन बीच में आ रहा है। नंबरिंग करें अगर, इधर से भी कर सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटेन। और नंबरिंग करें तो 3 पे ओन है, तो पेंटेन 3 ओन, और 2 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। तो ये नाम भी सही है, मतलब लास्ट वाला नाम हमारा गलत है। चेक कर लेते हैं, आंसर तो डी हो जाएगा, क्योंकि वो पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड। नंबरिंग अगर करें यहाँ पे, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन का चेन है, तो ब्यूटेन होगा। अब यहाँ पे जो नंबरिंग होगा, यहाँ OH देख रहे हैं हम, फंक्शनल ग्रुप, और हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा जो इसने किया है, तो ये 3 नंबर पे OH आएगा, और इधर से करूंगा तो 2 नंबर पे आएगा। तो ये 1 2 3 4। अब चाहो तो नीचे भी जा सकते हो, है ना, इधर भी आ सकते, इधर भी देख सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑल होगा, जबकि इसने क्या लिखा है, 3 ऑल, मतलब ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। यही हमारा आंसर है, क्योंकि वो पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जब भी ऐसे नॉट टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे जल्दी जल्दी में ये नॉट हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो नॉट करेक्टली मैच्ड। अब बताओ, ये तो बड़ा सिंपल सा है, साइक्लोपेंटेन सही है सर। बी में देखिए, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, हाँ, इसको आप ऐसे कंपेयर कर लो ना, आपको याद होगा क्लोरोबेंजीन होता है, इस तरह से बनाते हैं बेंजीन रिंग, और यहां लगा देते हैं Cl, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ बेंजीन नहीं है, यहाँ बेंजीन नहीं है, यहाँ बस क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन की जगह साइक्लोहेक्सेन। तो ये नाम भी सही है। इधर आइए, अब इसका नाम है 1,1 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,1 डाइमीथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये नाम सही है क्या, ये नाम सही है क्या, बताएं। एक ऑप्शन इसको भी, डी भी देख लेते हैं। डी में देखो आप, मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगा। तो ये 1, तो इसको 2 बोलेंगे, और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। ये भी सही है, तो डी भी सही है। तो ए, बी और डी सही है। तो आप एक तरह से आंसर किसको कर सकते हैं, सी को। ठीक है, सी में अगर बात करें, तो ये 6 कार्बन का चेन, और इससे ये लगा। अगर इसमें हम बात करें, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, सही नाम अगर देखें, तो यहाँ पे ये 1 नंबर पे है ना, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 कार्बन का चेन हो गया। तो ये क्या है, एक्चुअल में ये 1 नंबर पे मिथाइल लगा है यहाँ पे, तो 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन का नाम क्या होगा, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये सबस्टिट्यूएंट है एक तरीके का, है ना। आंसर यहां क्या होगा, ये तो कुछ और ही लिखा है, 1,1 डाइमिथाइल। हमसे पूछा था नॉट करेक्टली मैच्ड, तो 65 का आंसर क्या होगा, तो 65 का आंसर होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, क्या नाम होगा इसके? अब इसमें आप देख सकते हो COOH भी है, CO भी है, CHO भी है, तो इसके लिए हमें प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। और प्रायोरिटी ऑर्डर जब हम देखते हैं तो उसमें COOH प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे आगे है, मतलब ये कंपाउंड एक एसिड है, ये कंपाउंड एक एसिड है। अब अगर इस एसिड का, अब देखो आप इसमें ऑप्शन से ही पता चल रहा है, इसमें उसने एल्डिहाइड को मेन माना है जो कि गलत है, इसमें उसने ओन को बोला है जो कि गलत है, एक ही ऑप्शन है जिसमें एसिड शब्द लगा है। आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। वैसे अगर नाम लिखना चाहें तो नंबरिंग कहां से होगा? नंबरिंग कर सकते हैं यहां से आप, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 नंबर यहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। एक चीज ध्यान रखना है, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो बाकी ये दोनों किस तरह ट्रीट होंगे? सबस्टिट्यूएंट की तरह, और ये बनेगा प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में एल्डिहाइड क्या बनता है? फॉर्माइल, और ये क्या होता है? कीटो या ऑक्सो बोलते हैं। तो 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस कंपाउंड का नाम बताना, पहले तो पहचानना है कि है क्या। तो यहां देख सकते हैं हम सॉरी, यहां देख सकते हैं ये एक COCl है। COCl मतलब एसिड क्लोराइड है। अब इस एसिड क्लोराइड का हमें IUPAC नेमिंग करना है। तो किसी भी एसिड क्लोराइड में हम जो सफिक्स लगाते हैं वो होता है ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। तो ये ऑयल क्लोराइड है, नंबरिंग यहीं से शुरू होगा, फंक्शनल ग्रुप कार्बन से 1 2 3 4 5। अब देख सकते हैं 2 नंबर और 3 नंबर पे मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन का चेन है, तो पेंटेनॉइल क्लोराइड। अब एक ऑप्शन देखो आप, C 2 3 डाई मिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड। आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑल, ऐसा है। इस क्वेश्चन को अगर करना है ना, सबका नाम लिख लो, जो इससे मैच कर जाए वो आंसर है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं ये कार्बन से OH लगा है, डबल बॉन्ड भी है। अगर नंबरिंग करेंगे तो पेरेंट चेन में हमें इस कार्बन को लेना होगा, क्योंकि ये कार्बन OH से लगा और डबल बॉन्ड भी। तो नंबरिंग करेंगे तो क्या नाम होगा बताइए? अगर नंबरिंग करें हम इधर से तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, OH भी है। प्रायोरिटी किसको देंगे? OH को। तो नंबरिंग किधर से होगा? 1 2 3 4 5। अब देखो 2 नंबर पे ऑल है, 3 पे इन है, और 3 पे एक मिथाइल भी लगा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑल। मेरे हिसाब से यही आंसर है, बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। यहां पे देखो ये कार्बन है, 1 2 3 4, 4 का ही चेन मिल रहा है। इसमें अगर हम देख ले तो इधर से 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी देख लो आप, 1 2 3 4 5, ये भी 5 का मिल रहा है ना। लेकिन अगर नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे, तो OH तो दोनों तरफ से 3 पे ही आएगा। डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ेगा 1 2, तो यहाँ पे हमें 2 इन मिलेगा, जबकि ये क्या दे रहा है? 3 इन, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हमें मिल चुका है। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे तो 1 2 3 4 5, नंबरिंग करेंगे तो इधर से ही करेंगे 1 2, तो 2 इन हो रहा है, फिर से ये 3 इन है। आंसर मिल चुका है हमें, आंसर है ए। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये क्वेश्चन जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर याद है वो ये क्वेश्चन करेगा, और प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आपको याद होगा तो सबसे आगे COOH होता है, और इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें COOH आगे है। COOH के बाद SO3H होता है। बाकी आप अगर वो ऑर्डर याद है तो ये इजी है, हालांकि ये क्वेश्चन में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें COOH आगे। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 1 विद द IUPAC नेम्स इन द कॉलम 2 एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। कर सकते हैं, सिंपल सा है। पहला अगर देखें तो ये OH है, नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा? मेरे हिसाब से यहीं से होगा, 1 2 3 4 5 6। अब देख सकते हैं 3 नंबर पे क्या लगा है? 2 मिथाइल है, एक 5 पे भी मिथाइल है, तो 3,3,5 ट्राई मिथाइल कहीं है? हाँ, 3,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्स 1 इन 2 ऑल, यानी ए का होगा थर्ड ऑप्शन। ए का होगा थर्ड ऑप्शन। बी क्या है? अब यहां देखें, C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप है, और यहां OH है, OH भी है और कीटोन भी है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हमें याद है तो कीटोन ऊपर है एल्कोहल से, प्रायोरिटी ऑर्डर में कीटोन आगे है, तो कीटोन को प्रायोरिटी देंगे। नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4। अब 4 के बाद किधर जाएं? तो 4 के बाद इधर जाएंगे 5, इधर भी 5, इधर ही आ जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं 4 नंबर पे क्या लगा है? एक मिथाइल लगा है, 4 मिथाइल 4 मिथाइल 4 मिथाइल क्या होगा नाम? 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। एसिड तो ये है नहीं, और देखते हैं। और हाँ, 4 नंबर पे OH लगा है, तो 4 हाइड्रोक्सी। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन, 4 OH प्रीफिक्स में क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सी। तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन, यानी बी का क्या होगा? 4। बी का 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4। हमारा क्वेश्चन तो हो गया यहीं पे, बाकी चेक कर लेते हैं अगर करना है तो। देखें ये COOH, ये एक एसिड है, यहीं से नंबरिंग शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है, 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, तो सी का 2 होगा। आंसर मिल चुका है हमें, सी का 2, सी का 2, यस सी का 2। बचा क्या? डी का 1 होगा। आंसर इज डी, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following correctly depicts the bond line and condensed structure of the compounds? 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। देखो आप यहाँ पे अगर करें, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है तो पेंटेन होगा, और नंबरिंग इधर से ही होगा 2 2 4। सही है, तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन इसका सही है। और इसी को अगर ऐसे शो करें तो मिथाइल C से 2 मिथाइल CH2, फिर यहाँ पे CH मिथाइल, ये भी सही है, यानी 1 सही है सर। ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही है, फर्स्ट सही है। सेकंड देख लें, हेक्सेन डाइल। अब 2 CHO है तो 1, कहीं से भी नंबरिंग कर लें, इधर इधर से 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। और हेक्सेन डाइल 2 CHO ग्रुप है, इसी को ऐसे शो कर रहा है CHO, और 4 1 5 1 6, ये भी सही है।
2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो यहाँ पे क्या COOH की बात करें तो 3 है। तो IUPAC का एक रूल है, IUPAC कहता है अगर 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो फिर हम उन सब को प्रीफिक्स मानेंगे। तो अब यहां पे क्या होगा, किसी को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये यहां पे देखें जो मेन चेन है हमारा 3 कार्बन का है, 1 2 3, ये 3 कार्बन का मेन चेन है, ठीक है। ये तब अप्लाई करते हैं जब 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, 2 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग। तो यहाँ पे 3 है तो तीनों को हमने क्या मान लिया, मेन चेन के बाहर। तो COOH तो 3 हो गया, तो ये प्रोपेन है एक्चुअल में। और 1 2 3 पे क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी। तो ये भी सही है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसी को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन चेन हो गया 1 2 3, तो ये भी सही है। मतलब करेक्ट कौन सा है, 1 2 एंड 3, डी ऑप्शन। आंसर क्या होगा, डी, 72 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आप देख सकते हो यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी देंगे। फिर C2H5 है और फिर Cl है, ClC2H5 को हम सबस्टिट्यूएंट मानते हैं। तो नंबरिंग यहीं से शुरू करें और इसमें लोएस्ट नंबर रूल फॉलो होगा, 1। अब इधर से जाएंगे तो 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से जाएंगे तो 2 3 पे आ रहा है, तो 1, ये 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हैं लिखते समय अल्फाबेट का ध्यान रखना है। इथाइल है E, क्लोरो है C, पहले क्लोरो आएगा तो 4 क्लोरो। अब यहां भी 4 क्लोरो है, लेकिन ये 5 इथाइल है और यहां पे 3 इथाइल है, तो 3 पे इथाइल है, 4 क्लोरो 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which set has the same number of unpaired electrons in their ground state? तो अभी जो हम कर रहे थे वो ऑर्गेनिक पोर्शन था आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब ये नेक्स्ट इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल हमारा टॉपिक था टेस्ट का, तो उससे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। Which set has the same number of unpaired electrons in their ground state? Same number of unpaired electrons, तो आपको चेक करना होगा किसमें ऐसा हमें दिख रहा है, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं Cl माइनस। तो Cl माइनस बाद में, पहले Cl की बात करें। तो अगर मैं Cl की बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो क्लोरीन होता है 3rd पीरियड का। आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं क्योंकि इनर मोस्ट शेल में तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे पेयर्ड होंगे, तो 3s2 3p5। लेकिन वो Cl नहीं पूछ रहा, Cl माइनस कह रहा है, तो माइनस मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 3p6। अब आप देख सकते हो इसमें तो सारे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड है। नेक्स्ट पूछ रहा है वो Fe+3, Fe+3 इसमें, तो Fe+3 से पहले हम किसकी बात करेंगे, आयरन की। आयरन क्या होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर, तो मैंगनीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24 25 मैंगनीज। उसके बाद आयरन होता है 26, 3d6 4s2। लेकिन वो Fe+3 की बात कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और एक यहां से निकलेगा, तो निकलने के बाद एक ये क्या हो जाएगा, बस 3d5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3d5। अब इसमें देखो आप, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है Cl माइनस में, जबकि Fe+3 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
जबकि हमसे क्या पूछ रहा है, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ए आंसर नहीं होगा। सिमिलरली आप देख लो N प्लस Mg+2 और Al, ठीक है। उसके बाद है सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस और वेनेडियम। अब यहां पे थोड़ा हम दिमाग लगा सकते हैं। आप शायद जानते होंगे कि एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है क्योंकि सेम ग्रुप के हैं। अगर आप देखो सोडियम, सोडियम जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 3s1। सोडियम किस पीरियड को बिलोंग करता है? तो सोडियम बिलोंग करता है थर्ड पीरियड को, हाइड्रोजन फर्स्ट को, फिर उसके बाद लिथियम सेकंड और सोडियम थर्ड पीरियड को। तो यहां देखो आप, नाइट्रोजन का, मैं फोर्थ ऑप्शन सीधे चेक कर रहा हूं क्योंकि बाकियों में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या होगा, तो नाइट्रोजन होगा 2s2 2p3। फास्फोरस क्या होगा, तो फास्फोरस होगा 3s2 3p3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 3, यहां भी 3। और लास्ट में वेनेडियम, वेनेडियम क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम का मतलब क्या, तो वेनेडियम D3s2 3d3 4s2, 3d सीरीज का मेंबर है ये वेनेडियम। अब आप फिर से देख सकते हैं, फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, यानी आंसर क्या होगा, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड पूछ रहा था इन देयर ग्राउंड स्टेट, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53, 85 ऑल आर। अब आप जानते हैं फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन क्या है, तो फ्लोरीन आप जानते हैं क्या होता है, फ्लोरीन होता है 9, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है 17, उसके बाद है ब्रोमीन, ये है 35, वैसे ही आयोडीन है। वो एक मैजिक नंबर होता है, आप जोड़ते जाते हैं, या 8 जोड़ेंगे तो 17 मिलेगा, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 18 जोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अब आप देख सकते हो 18 जोड़ोगे तो आयोडीन क्या आ जाएगा, 53, है ना। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद जो एलिमेंट होता है वो है एस्टाटीन, AT, इसमें 32 जुड़ता है तो ये हो जाता है 85। तो आप देख सकते हैं 9, 17, 35, 53 और 85, है ना। मैजिक नंबर की बात करें, यहाँ कितना जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं, यहाँ कितना जोड़ रहे हैं, 18, यहाँ पे 18, और ये क्या हो जाएगा 32। और ये आप जानते हो इनको क्या बोलते हैं, हैलोजेंस, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रेडिक्ट देयर पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है, पी सब शेल में। तो पी में जब एंटर हो रहा है मतलब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये पी ब्लॉक का है। अब पी ब्लॉक देख लो आप, यहाँ एस और डी है, नहीं, आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। नेक्स्ट पीरियड आप पढ़े होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल नंबर होता है वही पीरियड नंबर होता है। यहाँ आउटर मोस्ट शेल 3 है तो पीरियड थर्ड होगा, तो पीरियड थर्ड, और क्या, पीरियड थर्ड और ब्लॉक पी। अब ये दोनों में है, पीरियड थर्ड और ब्लॉक पी। अब ग्रुप कैसे आएगा, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो ग्रुप का तरीका होता है वो होता है, क्या होता है, तो पी ब्लॉक में आप देख सकते हैं, वैसे आप यहां पे देख सकते हैं 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 3, 15। अब 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है, उस हिसाब से भी आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 15th ग्रुप, 15 का मतलब क्या हो गया, 7 होता है नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, उसमें 8 जोड़ दो तो 15, मतलब फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस किस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो फॉस्फोरस यहां पे ग्रुप 15 को, 15 हो गया नाइट्रोजन वाला, 16 हो गया ऑक्सीजन वाला, और 17 ग्रुप जो हैलोजन है वो हो गया, और 18 में 0 ग्रुप इनर्ट गैसेस आ जाते हैं। तो आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ M+3 इज आर्गन दिस इट बिलोंग्स टू, कोई बात नहीं, तो M+3, तो पहले बात करें अगर M की, बात करें अगर M की, तो M+3 का ये कन्फिग्रेशन है, ठीक है, तो M M+3 का ये कन्फिग्रेशन दिया, तो ठीक है, पहले M का कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो M का कन्फिग्रेशन क्या होगा, इनर्ट गैस लिख लिया हमने आर्गन, और उसके बाद क्या लिखेंगे 3D10, और ये दिया है 4s2। अब 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है, तो यहां पे पक्का क्या होगा 4p3 होगा, हाँ, और यही 3 निकल गया, तो ये 3 जब बाहर चला गया तो M पे क्या आ गया +3। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि M+3 में कन्फिग्रेशन इतना है 4s2 तक, तो बताओ वो किस ब्लॉक को बिलोंग करेगा, तो P ब्लॉक का था ये, 3 इलेक्ट्रॉन P से गए, आंसर होगा B। 77 का आंसर है B। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following set of ions represent the collection of isoelectronic species? इजी क्वेश्चन है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देख लीजिए कहां सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पोटेशियम, तो पोटेशियम होता है क्या 19, 18 हो गया। क्लोरीन की बात करें Cl17 1 माइनस है तो 18 हो गया। मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम होता है 12, ये 10 ही होगा। स्कैंडियम की बात करें 21, तो ये 18, ये नहीं होना चाहिए। पोटेशियम क्या है, तो पोटेशियम 19, एक गया 18। कैल्शियम, कैल्शियम 20 होता है, 2 गया तो 18, दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां देख लें हम 10 है, यहां भी नहीं होगा, ठीक है, यहां देख लें 10 है, ये भी 10 है। क्लोरीन लेकिन कितना होता है 17 होता है, आंसर होगा बी, है ना। दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 18 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो आंसर होगा बी। 78 का आंसर है बी। अब ये क्वेश्चन है N-3 O-2 एंड F-। आप देख सकते हैं सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एक कॉन्सेप्ट है, अगर उसको हम जानेंगे तो हमारा काम होगा। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज साइज क्या होता है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, ठीक है। और Z इफेक्टिव क्या होता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज अपॉन नेगेटिव चार्ज। तो यहां से हम देख सकते हैं साइज किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज। अब लगा लेंगे इस कॉन्सेप्ट को,
तो साइज नेगेटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे देख सकते हैं अगर हम इसको अरेंज करें, n -3 है, फिर O -2 है, फिर F माइनस है, तो इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। अब नेगेटिव चार्ज कम तो साइज भी कम, तो साइज का ऑर्डर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, -3 -2 -1, तो साइज भी कम, क्योंकि साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, n-3 का। तो ये ऑर्डर नहीं पूछ रहे हैं, इन्होंने वैल्यू दिया आयनिक रेडियाई का। तो मुझे बताइए n-3 का सबसे ज्यादा होगा, तो मैच करो। अब यहां देखो n-3 1.36, सबसे ज्यादा तो ये नहीं है, सबसे ज्यादा तो 1.71 है। अब यहां देखो सी ऑप्शन में 1.71, 1.40, 1.36, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना समझना है। वो कह रहा है द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस इन अ गिवन कंसेंट्रेशन। अब कंसेंट्रेशन की बात हो रही है, कंसेंट्रेशन कहां, हवा में कि पानी में, तो कंसेंट्रेशन पानी में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन शब्द है, मतलब सोल्यूशन की बात हो रही है। और हम एक चीज जानते हैं कि जितना छोटा आयन है उसका सोल्यूशन में हाइड्रेशन उतना ज्यादा होता है। तो अगर मैं आपसे साइज का ऑर्डर पूछूं, साइज का ऑर्डर मतलब फर्स्ट ए ग्रुप के कैटायंस का, तो साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, और यहीं तक दिया है, यहीं तक दिया है। तो अगर मैं साइज का ऑर्डर पूछूं ऐसे, तो आप बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा सर, नीचे जा रहे। लेकिन यहां पे बताना है आफ्टर हाइड्रेशन, मतलब हम यहां पे हाइड्रेटेड साइज पूछ रहे हैं, हाइड्रेटेड साइज। तो हाइड्रेटेड साइज क्या, तो जितना छोटा केटायन हाइड्रेशन के बाद वो उतना बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा ऑर्डर, अब लिथियम प्लस, फिर सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस और रुबिडियम प्लस, ये ऑर्डर होगा, ठीक है। हाइड्रेटेड साइज हमसे पूछ रहा था। अब यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन में ना गड़बड़ है, अब देख सकते हो ऑर्डर रेगुलर होगा, क्योंकि इन अ गिवन कंसेंट्रेशन ये साइज आपसे पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन में ना ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। बाकी आंसर ये है, आफ्टर हाइड्रेशन सबसे ज्यादा साइज हो जाएगा लिथियम प्लस का, ठीक है। जितना छोटा आयन है वो उतना बड़ा हो जाता है पानी को जोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है ऑप्शन का। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज इज, अब ये भी आप देख लो, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ही है। कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम में कितने 18 18 18 18, और ये भी क्या हो गया, सल्फर 16 होता है, 2 18, आइसो इलेक्ट्रॉनिक अभी मैंने बताया है। साइज क्या होता है, सॉरी साइज का ऑर्डर हम अभी बताएं आपको, साइज क्या होता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, ये तभी लगाना है जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, अपॉन पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख लो, कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन, Cl और S-2 है ना। तो इसको अगर हम देखें, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव S-2, उसके बाद कौन आएगा, S-2 के बाद Cl-, फिर अगर बात करें तो फिर आ जाएगा आर्गन, फिर कौन आएगा K+, फिर कौन आएगा Ca+2। देख सकते हैं हम
इधर से इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और पॉजिटिव बढ़ेगा, तो पॉजिटिव बढ़ेगा साइज कम होगा, नेगेटिव कम होगा तो भी साइज कम होगा। मतलब सबसे बड़ा S-2, उसके बाद Cl-, फिर आर्गन, फिर पोटेशियम और फिर कैल्शियम। सी ऑप्शन इज द आंसर। 81 का आंसर होगा सी। 81 इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following alkali metal ions has the lowest ionic mobility in aqueous solution? अब एक चीज समझिए, फिर से वही पूछ रहा है, लोएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब हाइड्रेशन के बाद। अब हाइड्रेशन के बाद मैंने अभी बताया कि जितना छोटा आयन है उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा, तो इन सब में सबसे छोटा कौन है, लिथियम प्लस। तो आफ्टर हाइड्रेशन अगर हम बात करें तो हाइड्रेशन के बाद हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन के बाद सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, लिथियम प्लस, और जो जितना बड़ा आयन है उसकी मोबिलिटी उतनी कम। तो आंसर होगा सी। आंसर इज सी। 82 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें अब। Which of the following is the smallest in size? देखिए अब इसमें भी आप देख सकते हो 10 10 10 10 आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अभी बता दिया। साइज जो है वो स्मॉलेस्ट, साइज कम, तो साइज कम कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन सब में नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। आंसर इज ए। 83 का आंसर क्या होगा, ए। 83 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट question. The atomic radius of elements of which of the following series would be nearly same? इसका आंसर फेमस क्वेश्चन है ये। आयरन, कोबाल्ट, निकल का साइज लगभग सेम होता है और कॉपर थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, हालांकि उसको भी लगभग बराबर। इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी। आंसर इज सी। ठीक है, 84 क्वेश्चन जो है इसका आंसर सी है। बाकी इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आप कर सकते हैं। एक्चुअल में 3D सीरीज में जब हम बात करते हैं ना, तो ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो होता क्या है, यहां से ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये लगभग इनका साइज सेम ही होता है ना। कॉपर थोड़ा सा ज्यादा कहते हैं, हालांकि वो भी लगभग बराबर ही होता है। और इसका रीजन है, एक्चुअल में दो चीजें हैं, एक होता है जेड इफेक्टिव और एक होता है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगा, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। तो जब यहां से यहां जाते हैं हम, यहां से लेके यहां तक, तो इसमें क्या होता है कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, तो इधर से इधर जाने पे साइज कम होता है। लेकिन जब हम इधर आते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे क्या होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लगातार डी में बढ़ रहा है, D1 D2 D3 D4, तो लगातार डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे जेड इफेक्टिव को बैलेंस कर देता है। तो उस केस में साइज लगभग सेम रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट कर देगा, क्योंकि कॉपर याद कीजिए D10, जिंक भी D10 है। तो अब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट करने की वजह से अब साइज बढ़ जाएगा। तो यहां पे हम कहते हैं कि एक्चुअल में दो चीजें हैं, क्या क्या, जेड इफेक्टिव नियरली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और उसकी वजह से दोनों साइज, और फिर इधर जो है इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेट करेगा। आंसर होगा सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमेशा एनायन का साइज पेरेंट एटम से ज्यादा होगा। एनायन का साइज पेरेंट एटम से ज्यादा और केटायन का साइज पेरेंट एटम से कम। अब x माइनस आयन इज लार्जर देन x एटम, सही है। x प्लस इज लार्जर ना, केटायन छोटा होगा पेरेंट एटम से, x प्लस लार्जर देन x माइनस, x प्लस एंड x माइनस आयन नहीं। इसका आंसर होगा, इसका आंसर हमारे पास कौन सा होगा, आंसर होगा A। करेक्ट पूछ रहा है, 85 क्वेश्चन का आंसर होगा A। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेक्शन A। नेक्स्ट अब इसमें सेक्शन B है। सेक्शन B की बात करेंगे। अब सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं सेक्शन B में, है ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस आर प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो पहले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इतना ग्राम है और उसमें कितने एल्यूमिनियम आयंस है। तो पहले मुझे ये बताओ आप कि 1 मोल Al2O3 में कितना मोल एल्यूमिनियम है। Al2O3 को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 मोल Al2O3 में हम बोलेंगे 2 मोल क्या Al+3। हाँ, 1 मोल Al2O3 में 2 मोल Al+3 है। अब 2 मोल का मतलब क्या, 1 मोल में Na होता है, तो 2 मोल में 2 इंटू NaAl+3। ठीक है, लेकिन इतने ग्राम में पूछ रहा है तो मोल निकाल लेंगे। 1 मोल में इतना है तो मोल कैसे निकलता है बोलिए। तो मोल्स होता है 0.051 और इसका आप निकाल सकते हैं। एल्यूमिनियम का क्या लेंगे, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम में 13, 27 दूना, तो ये हो जाएगा 54, 27 होगा एटॉमिक मास। ठीक है, और ये हो जाएगा 48, तो ये 12, 2 हाथ में 1, 5 4 9 1 10, 102 आ जाएगा ये, है ना। 54 और 48 कितना हो जाएगा, 102। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लो मोल क्या आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा कितना, 30 आ गया ये। 51 और 102, तो ये कितनी बार में गया, तो 1/2, 1/2 मतलब 0.5 बाई में 1000। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसमें तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है। कितना ये लिख देंगे, 4 0 है, 0.0005 ये होगा। कितने मोल्स हो गए इसके, तो 1 मोल में इतना, तो इतने मोल में कितना, तो 0.0005 इंटू 2 इंटू Na, और Na का वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, ये आ जाएगा 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 हो गया ये। 5 दूना 10, ये 5 गुना 2 हो गया 10, तो 10, तो नीचे 10 का पावर 3 आएगा, वो 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, मतलब 10 का पावर 20। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, 86 का आंसर होगा, 86 का आंसर हमारे पास होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A compound of magnesium contains इतना ग्राम मैग्नीशियम, फॉस्फोरस इतना, ऑक्सीजन, वाटर, वही तरीका वही है ना। परसेंटेज दिया है, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा इसमें। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है, अभी बताया था।
ये हो जाएगा मास परसेंटेज है 21.9, ये है 27.8 और ये है 50.3। तो निकालें यहाँ पे मोल रेशियो, पहले निकालें। तो मोल रेशियो कैसे निकालते हैं? तो ये 21.9 बाई में 24, 24। फॉस्फोरस है 27.8, 31 होता है फॉस्फोरस। और ये 50.3 बाई में 16। ठीक है, ये रेशियो, इसी को आप क्या बोल सकते हो? मोल रेशियो और एटॉमिक रेशियो। इसी को हम क्या कह देंगे? एटॉमिक रेशियो। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 21.9 डिवाइडेड बाई 24, ये आता है 0.9, ये आ रहा है 0.9। थोड़ा तो कैलकुलेशन है। नेक्स्ट 27.8 डिवाइडेड बाई 31, यह आएगा 0.89, मतलब ये भी उतना ही आ रहा है लगभग। और ये 50.3 डिवाइडेड बाई 16, ये आ रहा है 3.14। अब आप देख सकते हो 113 मान लें। व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? अब आप देख लो किससे मैच कर रहा है ये। जिससे मैच करेगा, आप देखो अब जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 मतलब इन दोनों का जो होगा ना रेशियो वो सेम होगा, और ये उसका 3 टाइम्स होगा। ठीक है, 3.1 है तो मैच करो। 227, तो ये तो दोनों सेम है, लेकिन ये देखो नहीं है। 1 ये 3 है, 3 टाइम्स। और क्या है? 2 ये सब बराबर हैं, और यहाँ पे 1 2 4। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, बताइए? वो तो होना नहीं, ये दोनों सेम आने चाहिए, मैग्नीशियम और फास्फोरस। यहाँ सेम है मैग्नीशियम फास्फोरस, है ना। यहाँ पे 2 ये नहीं, यहाँ सेम है, और यहाँ पे 2 है। व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो अब इसमें जो है आंसर आप देख सकते हैं 3.1 है ना, एग्जैक्ट तो है नहीं है 3 टाइम्स, यहाँ तो एग्जैक्ट 3 टाइम्स है। तो उस हिसाब से आंसर इसका ए होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच कॉपर इज प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट? तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कॉपर सल्फेट है CuSO4, 50 ग्राम में कितना है? अगर मैं बात करूं कॉपर का एटॉमिक मास तो होता है 63.5, सल्फर हो गया 32 और ये हो गया 64। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5, ये 3 2 5 4 9, 6 3 9 6 15, है ना, 159.5। तो हम यहाँ कह सकते हैं कॉपर सल्फेट को देख के कि इसके एक मोल में कॉपर सल्फेट में 1 मोल कॉपर है। हाँ, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। 1 मोल कॉपर है, 1 मोल सल्फर है और 4 मोल ऑक्सीजन है। तो यहां पे क्या होगा? 1 मोल कॉपर है, इसमें 1 मोल कॉपर सल्फेट में। अब 1 मोल कॉपर सल्फेट का भार हमने निकाल लिया कितना? 159.5 ग्राम। उसमें कितना ग्राम है ये? 63.5 ग्राम। हम निकाल लेंगे।
तो कितने में बोल रहा है? 50 ग्राम में क्या होगा? तो 50 ग्राम में क्या होगा? ये हो जाएगा 63.5 अपॉन 159.5 इंटू 50। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो जो भी है आंसर इसका आएगा 19.90 है ना, 19.90। एक बार चेक कर लें अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 63.5 इंटू क्या हो जाएगा 50, और इसको डिवाइड कर देंगे 159.5 से, तो ये आ रहा है 19.90, जो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ AgCl precipitated, the weight of AgCl precipitated when a solution containing इतना ग्राम of NaCl is added to a solution containing, हाँ तो ये क्वेश्चन आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कर सकते हैं। NaCl को हम ऐड कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट में, तो यहां पे देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट है, इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया? NaCl से। क्या बनेगा? तो ये बनेगा AgCl प्लस NaNO3, वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? फ्रॉम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? वो कहेगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 बराबर होगा किसके? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgCl बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaNO3। सबके ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? बराबर होंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो निकालते। ये दिया है कितना ग्राम? 3.4 ग्राम। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट निकालने का। अब AgNO3 का मॉलिक्यूलर वेट सिल्वर 108 है, नाइट्रोजन हो गया 14 और ये हो गया 48, तो 48 और 14 हो गया 62 और ये हो गया 108 यानी 170। और सिल्वर नाइट्रेट का n फैक्टर होगा 1, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट मतलब Ag प्लस और NO3 माइनस, तो चार्ज ऑन कैटायन +1 एनायन -1, तो n फैक्टर 1 होगा। तो ये लिख देंगे हम लोग 170 बटा 1, तो 1 तो 170 ही आएगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? 3.4 बटा 170। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 17 2 बटा 100 मतलब 0.02। अब जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका है उतना ही इसका भी रिएक्ट करेगा। NaCl दिया कितना है? 5.85 और इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट होगा 58.5 और इसका भी n फैक्टर क्या होगा? 1 है ना, +1 -1, तो 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 58.5। अब इसमें देख सकते हैं हम यहाँ से, तो 1/100 कितना आएगा? 0.01। अब देखने की बात है 0.02 0.01, तो रिएक्शन में ना जो कम है उसी के हिसाब से रिएक्शन चलेगा। तो 0.01 0.01 से ही रिएक्ट करेगा।
तो इसका कितना बनेगा AgCl, ये भी बनेगा 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। यही है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, सबके बराबर बराबर ग्राम इक्विवेलेंट्स मिलेंगे आपको। तो ये 0.01, तो भले ये 0.02 है लेकिन रिएक्शन में 0.01 ही पार्टिसिपेट करेगा। तो AgCl का हमें ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया, और ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। और ये कितना दिया है AgCl का 0.01, हमसे वेट पूछ रहा है AgCl का, तो वेट निकाल लेंगे, वेट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट वेट AgCl का क्या होगा, तो 108 और 35.5, तो ये हो जाएगा 143.5, दिस इज इक्वल टू 0.01। ये वेट आ जाएगा किसमें, ग्राम में। इधर करेंगे तो मेरे हिसाब से कौन सा आंसर यहां सही आएगा, तो शायद ऑप्शन है ही नहीं कोई। 89 में इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.4 ग्राम था सिल्वर नाइट्रेट, तो 70। वेट ऑफ AgCl। आंसर एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, प्रोसेस तो यही है ना, प्रोसेस तो यही है इसमें। ठीक है, एक एरर हुआ है, ये 58.5 है ना, तो ये जाएगा ऊपर 10 है ना, तो ये 1/100 नहीं है, 1/10 रहेगा ना, तो ये हो जाएगा 0.1। 5.85 दिया है ना, और ये 58.5, नीचे 100 ऊपर 10, तो नीचे 10 बचेगा, तो ये 0.1 होगा, 0.1, और रिएक्शन उससे करेगा 0.1 से ही, तो ये भी कितना बनेगा 0.1, यहाँ पे 0.1 कर देंगे। ठीक है, प्रोसेस यही है, ऑप्शन शायद हमें लग रहा है गड़बड़ है कुछ, यहां से वेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये है 125 gram sample of CaCO3 strongly heated, then 56 gram of CO is formed, then percentage purity of CaCO3 sample is। अब देखिए CaCO3, यहाँ पे है CaCO3, ये टूटेगा, हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है CaO प्लस CO2, ये बनेगा हमारा CaO प्लस CO2। अगर इसमें हम बात करें कोफिशिएंट, बैलेंस्ड इक्वेशन है तो ये 1 है, और ये क्या है, ये भी 1 है ना, तो यहां हम कहेंगे ये 1 मोल CaCO3 से कितना मोल CO मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है, और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होता है 100 ग्राम, हाँ इसका मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम आएगा, और ये होगा 40 और 16 56 ग्राम। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि 100 ग्राम से 100 ग्राम CaCO3 से कितना ग्राम ऑक्साइड मिल रहा है, 56 ग्राम CaO मिल रहा है, तो 125 ग्राम से कितना मिलेगा, तो ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 56/100 गुना 125, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं है ना, इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखिए कितना आ रहा है ये, तो ये 56 गुना 125 है, 56 इंटू 125, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से, तो ये आ रहा है 70 ग्राम। ये क्या आ रहा है, ये आना चाहिए लेकिन आ कितना रहा है
वो कह रहे हैं कि 125 ग्राम से 56 ग्राम मिल रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 125 ग्राम से 70 ग्राम मिलना चाहिए, मतलब कम मिल रहा है। यानी कि हमारा जो ये कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल है ये प्योर नहीं है। अगर प्योर होता तो 125 ग्राम से 70 ग्राम मिलना चाहिए था कैल्शियम ऑक्साइड। तो वही परसेंटेज प्योरिटी वो आपसे पूछ रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर 70 ग्राम CaO मिलेगा तो सैंपल 100% प्योर होगा कि नहीं? हाँ, 70 ग्राम तो 100% प्योर, तो बताओ 56 ग्राम मिल रहा है तो कितना परसेंट प्योर होगा? तो 100/70 गुना 56। आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 80%। आंसर होगा 80। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। .28 ग्राम of NaOH is dissolved in water and the solution is made to इतना cc। cc का मतलब होता है ml, है ना? कहीं भी cc लिखा हो तो cc का मतलब क्या होता है? cc का मतलब क्या समझना है? cc का मतलब ml, है ना? कोई बात नहीं, तो बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मोलैरिटी क्या होता है? तो मोलैरिटी होता है मोल्स, और वो भी मोल्स किसका? सॉल्यूट का, बटा वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। और ये किस में लेते हैं? लीटर में, है ना? अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना दिया है? 4.28 ग्राम। सॉल्यूट यहाँ NaOH है, और इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, 23 और 1 24 और 16 40। एक और बात, अगर वॉल्यूम ml में है तो उसको लीटर में बदलेंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा? 1000, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में लिखना होता है, तो ml को लीटर में बदलेंगे, ऊपर 1000। और वॉल्यूम कितना हो गया सॉल्यूशन का? 250। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा होगा 0.428। बी ऑप्शन। मोलैरिटी पूछा था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से आप देखो, सेक्शन बी में ऑर्गेनिक का पोर्शन शुरू है, और यहां आप देख सकते हैं काफी फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। अब इसमें गौर करें तो CN भी है, इसमें गौर करें हम तो CN भी है, CN भी है, CHO भी है, और कीटोन भी है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर फिर से आ गया। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से अगर आप ध्यान करो तो साइनाइड ऊपर होता है ना? अब साइनाइड ऊपर है तो यहीं से मेन चेन में ही आना चाहिए, ठीक है। अब किधर से क्या चलेंगे? अब देखिए इधर, तो एक यहां से शुरू होगा, 1 2 3 4 5। अब बताओ, तो 2 पे है CHO, सबस्टिट्यूएंट है तो फॉर्माइल होगा, तो 2 फॉर्माइल और क्या? 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो। कीटो ग्रुप को ऑक्सो बोलते हैं। 3 ऑक्सो, 5 कार्बन का चेन है, पेंटेन, और CN चूंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स बनेगा तो नाइट्राइल हो जाएगा। तो 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल। आंसर इज बी। 92 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। IUPAC नेम ऑफ दिस। अब इसको आप चाहें तो थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख सकते हैं ना, कंडेंस करके लिखा हुआ है ये, तो इलेबोरेट कर लें हम लोग। क्या है ये? C है, यहाँ 3 मिथाइल लगा दें, CH3 CH3 CH3, ये हो गया। सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो बड़ा इजी है, एक एल्कीन है। नंबरिंग करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3। अब कहीं भी जाइए, 4 4, इधर भी जाइए, इधर जाइए, तो हम इधर चले जा रहे हैं 4।
नंबरिंग होगा 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, सी ऑप्शन 93 का सी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड इज नॉट करेक्ट, फिर से आ गया वो नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है। पहला क्या है, अब इसमें देखो आप OMeCl मिथाइल, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, ये सारे ही सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग करें इधर से 1 2 3 4 1 2, अच्छा इधर से करें 1 2 3 4 5, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4, है ना। नॉट करेक्ट, गलत पूछ रहा है हमसे, तो यहां पे क्या होगा, नंबरिंग अगर करेंगे तो यहीं से करेंगे 1 2 3 4, ये होगा नंबरिंग। लिखते समय अल्फाबेट ध्यान रखना है। तो 2 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल, और एक चीज हम जान लें तो बेंजीन जब ऐसा है, ये बेंजीन है और इससे अगर ये OCH3 लगा है, जो कि यहां लगा है CH3 की जगह यहाँ Me लिखा है मिथाइल, इसको एनीसोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनीसोल। मतलब ये एक एनीसोल है, ये एक एनीसोल है जिसमें 2 नंबर पे क्या लगा है Cl और 4 नंबर पे मिथाइल, 2 पे Cl 4, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनीसोल, ये नाम सही है। उसी तरह से यहां भी देख लें, जब भी आप देखोगे इसको आप क्या बोलते हैं, बेंजीन से अगर कुछ इस तरह का लगा है NH2, इसको एनिलीन बोलते हैं। अब एनिलीन में कहा क्या है, तो नंबरिंग फिर से यहीं से करेंगे, NH2 एनिलीन को प्रायोरिटी देंगे, 1 2 3 4, लिखते समय 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, ये भी सही है। ये देखो 4 क्लोरो 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, ये 1 2 4, इधर से 1 2 3 4 5 ना, इधर से भी नहीं, तो यही होगा 1 2 3 4 5, और ये ऐसे कुछ नंबरिंग होगा। अब इसको यहां पे क्या बोलेंगे, अब 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन और 4 क्लोरो, अब यहां से नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 3 4 तो हो रहा है, लेकिन यहां पे नंबरिंग ऐसे चलेगा, लोएस्ट नंबर रूल 1 2 3 4, क्योंकि NO2 सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं होता, NO2 फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं होता, सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो जैसा Cl वैसा NO2, ठीक है। तो इसीलिए नॉट करेक्ट हमसे पूछा है, तो नॉट करेक्ट कौन होगा, सी। बाकी ऐसे डी चेक कर लेते हैं। ये फिनॉल है, कहीं भी आप देखेंगे ना इस तरीके का बेंजीन बनके, और यहां अगर ये OH लगा है तो इसको फिनॉल बोलते हैं। अब फिनॉल में देखो तो यहीं से नंबरिंग शुरू होगा 1 2 3 4, तो 3 4 डाइमिथाइल फिनॉल, ये भी सही है सर, आंसर होगा सी, नॉट करेक्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, The IUPAC name of the compound shown below is, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3, है ना। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, 3 ब्रोमो 95 का सी, 95 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 95 इज सी, है ना। नंबरिंग यहीं से शुरू, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, PLBr दोनों सब्स्टिट्यूएंट। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे तो इसको आप थोड़ा इलेबोरेट करके लिख दें तो आपको खुद ही सिग्मा पाई दिख जाएगा। क्या दिया है यहाँ पे, C सिंगल बॉन्ड H, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपसे पूछ रहे हैं कितने सिग्मा कितने पाई, तो यहाँ पे एक सिग्मा, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और बाकी दोनों क्या होता है, पाई होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, और जहाँ सिंगल हो वो खाली सिग्मा, तो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, जहाँ भी एक सिंगल है वो सिग्मा, ठीक है। तो देख लें सिग्मा कितने हो गए, 1 2
3, एक यहाँ 4, 5, 6, 7 और इधर 3, तो 10 सिग्मा यहाँ पे। तो एक ही ऑप्शन है 10 सिग्मा वाला। पाई गिन लेते हैं, 2 पाई यहाँ पे और 1 पाई यहाँ, 3 पाई। तो आंसर होगा 96 का बी, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक आयनिक रेडियस इज नॉट करेक्ट। कौन करेक्ट नहीं है? अब देखो, I माइनस आई, आई प्लस, आज ही मैंने अभी बताया था कि हमेशा एनायन जो होता है वो पेरेंट एटम से बड़ा और जो कैटायन है वो पेरेंट एटम से छोटा। तो ये तो सही है। हमसे क्या पूछ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो सही है सर। Mg+2 Na+, अच्छा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे? तो मैग्नीशियम 10, यहां भी क्या 10, यहां भी 10, इधर से इधर जा रहे हैं। क्या हो रहा है? निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है या पॉजिटिव कम हो रहा है? तो निगेटिव बढ़े या पॉजिटिव कम हो, +2 प्लस माइनस, तो क्या होगा? जेड इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा? साइज बढ़ेगा। साइज किसके प्रोपोर्शनल होता है? नेगेटिव चार्ज के। तो इधर से इधर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, जबकि ये क्या कह रहा है? साइज घटेगा। तो उस हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। ये भी चेक कर ले, ये +5 है, ये +3 है, ठीक है। तो किसका साइज ज्यादा होगा? तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगा। तो P+5 का साइज कम होगा P+3 से। तो सही है ये। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, पीरियड में जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना। तो ये भी सही है। मिला जुला के अगर हम बात करें तो आंसर हमारा कौन सा है? आंसर हमारा होगा ये, है ना। इसमें होता क्या? इधर से इधर जाने पे साइज बढ़ता, ये कह रहा है घट रहा है। आंसर नॉट करेक्ट पूछा है तो बी होगा। 97 का आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब ये जो है ना लैंथेनॉइड्स हैं, लैंथेनॉइड्स की शुरुआत होती है सीरियम, सीरियम से। बीच में काफी एलिमेंट्स आते हैं, है ना। और इसमें अगर बात करें तो YB कहीं आता है, और ये SN नहीं है। थोड़ा सा ना यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे SM है, सेमोरियम बोलते हैं इसे, SM सेमोरियम। ये सीरियम है, एक सीजियम होता है, वो एक एल्कली मेटल है। ये CE है, सेरियम, ठीक है। और YB के बाद लास्ट में है LU। अब आप देख सकते हैं लैंथेनॉइड्स में इधर से इधर जाने पे हम इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल करते हैं? 4f में। और 4f जो है उसकी शील्डिंग जो है वो नेग्लिजिबल होती है। तो Z इफेक्टिव लगातार बढ़ता है, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगा। तो सीरियम, फिर SM, फिर YB। यहां पे थोड़ा सा सही कर लेना है, ये SM है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? A। $98 का आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है सिंपल सा है, इसको कर सकते हैं आप। कह रहा है रेशियो बिटवीन रेडियाई ऑफ He+ आयन एंड H एटम। आप देख सकते हो He+ हो या H एटम हो, ये दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो बोहर मॉडल वैलिड है, और रेडियस का फॉर्मूला होता है और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का 0.53 इंटू n²/z। और ये किस में होता है? एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में। अब यहां से देख सकते हैं रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों में हम बात करें, n फिक्स करें, z डिफरेंट है, तो r प्रोपोर्शनल क्या होगा? 1/z। हाँ, तो यहां से लिखेंगे रेडियस ऑफ He+ अपॉन रेडियस ऑफ H, दिस इज इक्वल टू z किसका ऊपर आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो z हाइड्रोजन का क्या होता है? 1,
और हीलियम का क्या होता है 2, तो रेडियस रेशियो क्या आ गया 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, आंसर इसका 1/2 होना चाहिए। है ना, दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एटम में भी 1s है, और हीलियम प्लस की बात करें वो भी 1s1 ही है। फर्स्ट ऑर्बिट का एक तरह से हमसे पूछ रहा है, तो n तो 1 हो जाएगा, तो z पे डिपेंड करेगा। अब z जो है हीलियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो z यहाँ हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2 लेंगे। 1/2 आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ La+3 जितना व्हाट में बी द रेडियस ऑफ Lu+3। La अगर बात करें तो La जो है लैंथेनम बोलते हैं इसे, और ये डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में है लैंथेनम। याद करिए जो ग्रुप है स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टीनियम, ये 57 है लैंथेनम। इसी के बाद 58 से वो लैंथेनॉइड्स शुरू होते हैं। तो लैंथेनम का उन्होंने दिया, और आपसे पूछ किसका रहे हैं Lu का। ठीक है, तो Lu कहाँ है, तो La तो यहाँ पे है, La के बाद ही ना वो आएगा Lu, और हम जानते हैं जैसे जैसे हम Lu की तरफ जाएंगे साइज कम होता जाएगा। मतलब Lu+3 जो है उसका साइज La+3 से कम होगा, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है। तो ये 1.06 है, तो 1.06 से जो आंसर कम है, तो ये तो 1.06 ही है, ये 0.85 है, ये ज्यादा है, और ये भी ज्यादा है, तो आंसर होगा एक ही कम है 1.06 से बी, तो आंसर होगा 100 का बी। तो आई होप ये वीडियो सोल्यूशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, है ना। मैंने कोशिश किया है सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करूं। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू।